अमावस की उस काली भयानक रात में कप्तानगंज के जंगलों के बीच एक तांत्रिक शैतानी क्रिया में लीन था। सफेद कपड़े पहने, चेहरे पर राख लगाए, हवन कुंड के चारों तरफ पागलों की तरह नाच रहा था कप्तानगंज का मशहूर तांत्रिक, पाताल का निवासी बाबा हाथीराम चौधरी। लंबे बालों वाले हाथीराम के चारों तरफ कुछ बहुत ही खतरनाक दिखने वाले लोग खड़े थे और वो इस शैतानी तांत्रिक क्रिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। इस बाबा को उन्होंने पैसे तो दे दिए थे, पर उनको उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। और नजर आता भी कैसे, क्योंकि हाथीराम बाबा सच में था तो कप्तानगंज का एक फ्रॉड कैब ड्राइवर महेंद्र सिंह दोषी, यानी कि मुन्नू। समय आ गया है, समय आ गया है भूपेंद्र, समय आ गया है। अभी कुछ ही क्षणों में तुम सब पर होगी पैसों की बारिश। माया निकलने वाली है, बस हमारे साथ बोलो अंड भंड जरासंध। सब उसके साथ बोलने लगे, जय घुसंड देवा दाल गोटी खाल मोटी। अरे जय नहीं, जय नहीं, जय घुसंड देवा, देवा घुसंड दे रहे हैं, वो आपको लेना है। मुन्नू ने कहा और देखते ही देखते सभी लोग मुन्नू के साथ घुसंड लेने लगे। बादलों के फटने की और बिजली के कड़कने की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। जहां एक तरफ कप्तानगंज के अंधेरे काले जंगल में मुन्नू लोगों को बेवकूफ बना रहा था, वहीं उन्हीं जंगलों के एक वीरान कोने से आज से 7 दिन पहले आई थी एक दिल दहला देने वाली सच्ची खबर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जमीन के कई सौ फुट नीचे दबी 6000 साल पुरानी माहेशमती साम्राज्य की स्वर्ण नगरी को ढूंढ निकाला था। कल तक जिस छोटे से कप्तानगंज को उत्तर प्रदेश में कोई भी नहीं जानता था, वो पिछले 7 दिनों में पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो गया था। विश्व भर से पुरातत्व विभाग के नामी रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट भारत पहुंचने लगे थे और ये ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई थी। कहा जाता था कि माहेशमती का साम्राज्य एक जादुई साम्राज्य था। सालों से माहेशमती के होने या ना होने पर बहस होती आई थी। कोई कहता था कि वो सोने की नगरी थी जहां पर विशाल जानवर, जादुई बाज, आग फेंकने वाले ड्रैगन होते थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये सब बस अफवाहें हैं। लेकिन धरती के नीचे से निकले 80 फुट ऊंचे ड्रैगन के कंकाल ने ये साबित कर दिया है कि माहेशमती सचमुच में एक जादुई साम्राज्य था, ये कोई अफवाह नहीं है। लोगों को तो आज माहेशमती के होने पर यकीन हो गया था, लेकिन कप्तानगंज में रहने वाली शकुंतला देवी अपने नाती महेंद्र सिंह दोषी को बचपन से ही माहेशमती साम्राज्य की कहानियां सुनाती आई थीं। उसकी नानी उसे प्यार से मुन्नू बुलाती थी। वो अक्सर कहा करती थी, मुन्नू तू मेरा राजा बेटा है, माहेशमती का उत्तराधिकारी है तू। अपनी नानी के साथ बड़ा हुआ मुन्नू उस दिन टूट गया जिस दिन वो इस दुनिया से रवाना हुई। लेकिन उन्होंने मरते वक्त मुन्नू को एक बहुत पुराना पन्ना दिया जिस पर कुछ अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था, और वो बोली, बेटा एक दिन तुझे माहेशमती को ढूंढना है और ये पन्ना तुझे रास्ता दिखाएगा। अपनी किस्मत हासिल करेगा तू इससे। नानी तो चली गई, लेकिन उस पन्ने ने मुन्नू को माहेशमती तो क्या, उसकी परेशानियों से निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाया। लेकिन आज की रात कुछ अलग होने वाली थी। आज खेल किस्मत खेलने वाली थी मुन्नू के साथ में। माहेशमती के दरवाजे खुलने वाले थे, लेकिन फिलहाल तो वो इस बात से अनजान था, क्योंकि फिलहाल टाइम हो गया था पैसों की बारिश का। नकली दाढ़ी, मूछ और बाल लगाए बकवास मंत्रों का उच्चारण करता हुआ मुन्नू उस रात के तमाशे के आखिरी चरण में था। मुन्नू तैयार था, और तैयार था उसका साथी सत्यम भी, उसी की उम्र का नौजवान जो वहीं से थोड़ी दूरी पर अपने मोबाइल से बाबा हाथीराम की पैसों की बारिश का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर चुका था। बड़बड़ाते हुए बोला, अरे जे का बवाल है, 5000 लोग देख रहे हैं मुन्नू की अखंड बकलोली।
यहाँ मुन्नू का तमाशा इंटरनेट पर वायरल हो रहा था और वहाँ मुन्नू के सामने खड़े वो खतरनाक लोग गुस्सा हो रहे थे। अरे पैसे आज की तारीख में गिरेंगे या नहीं? हाँ? जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते उस आदमी के पास मुन्नू कूदा और एक्टिंग करते हुए बोला, रात का प्रकोप है, दिल में तेरे लोभ है, हवस का तू है पुजारी, मन में तेरे चोर है। मुन्नू की बात सुनकर उन आदमियों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और उस पर तान दी। मुन्नू समझ गया था कि अब अगर पैसों की बारिश नहीं हुई तो फिर गोलियों की बारिश तो जरूर होगी। मुन्नू बोला, पैसों की देवी कर दो पैसों की बारिश, माया माया पैसों की देवी कर दो पैसों की बारिश। और फिर धीरे से बोला, साले सत्तू बटन दबा। मुन्नू का ये डायलॉग जंगल में छुपे सत्यम के लिए एक सिग्नल था, तमाशे का ग्रैंड क्लाइमेक्स करने का। सत्यम ने अगले ही पल एक रिमोट का बटन दबाया। बिजली कड़कने का फ्लैश जंगल के अंदर छुपी लाइटों से आया और फिर जोर से आवाज आई। वहीं उसी एरिया में लगे स्पीकर से जो कि पेड़ों में छुपाए गए थे। और फिर धमाके से जमीन के अंदर से चारों ओर से सैकड़ों सिक्के बाहर हवा में उड़े। जमीन के अंदर डब्बों में चिल्लर भर के डाली हुई थी। बिजली कड़क रही थी और एक के बाद एक धमाके से सैकड़ों सिक्के धरती के सीने से फट के बाहर निकल रहे थे। मुन्नू चिल्लाया, देखो देखो, बाबा हाथीराम चौधरी का करिश्मा, हो रही है ना पैसों की बारिश। हवा में हजारों चिल्लर उड़ रही थी। 5 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और एक सोने का सिक्का भी उड़ा, जिसे देख के मुन्नू चौंक गया। वो खुद से बोला, अरे यार ये सत्तू पगला गया है का? चिल्लर में सोने का सिक्का कैसे डाल दिया बे? मुन्नू ने अगले ही पल वो इकलौता सोने का सिक्का अपने पैरों के नीचे दबा लिया। तभी हवा में उड़ते चिल्लर को देख के वो आदमी गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने मुन्नू को पकड़ लिया। बस साले, ये तो चिल्लर गिर रही है। अरे अब देवी माया का हाथ थोड़ा टाइट है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो अगली अमावस को 20,000 रुपए के साथ फिर मिलते हैं और फिर ट्राई करते हैं। हमारा काम अब पूरा हुआ, पाताल में जाने का टाइम हो गया हमारा। इससे पहले वो आदमी कुछ कहते, एक धमाका हुआ जिससे वहां चारों ओर धुआं हो गया। जैसे धुएं का वो बादल छटा, मुन्नू वहां से गायब हो चुका था। और फिर उस जंगल के वीरान कोने में जहां माहेशमती की दबी हुई नगरी मिली थी, मुन्नू और सत्यम आराम से बात कर रहे थे। अबे पाताल देवी माया, तुम अगर 2 सेकंड और लेट बटन दबाते ना तो वो भूपेंद्र और उसके लोग अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा देते। और एक बात बताओ बे, सोने का सिक्का काहे डाल दिए तुम चिल्लर के साथ? हाँ? मुन्नू अपनी जेब से निकाल के वो सिक्का सत्यम को दिखाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गोली चली और एक उंगली भर के फासले से मुन्नू की मुंडी से चूक गई। भूपेंद्र और उसके आदमियों ने फर्जी बाबा हाथीराम चौधरी का ड्रामा पकड़ लिया था और अब वो उसकी जान के प्यासे थे। मुन्नू और सत्यम अगले ही पल जान बचा के वहां से भागने लगे। लगातार गोलियां चल रही थी और तभी भागते हुए मुन्नू का पैर फिसला और वो जंगल की गहराई में नीचे गिरता चला गया। सत्यम भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ा। कुछ ही पलों के बाद वो दोनों जंगल के उस हिस्से में खड़े थे जहां पुरातत्व विभाग वालों को माहेशमती की खोई हुई स्वर्ण नगरी मिल गई थी। फिसल के नीचे गिरने के बाद मुन्नू और सत्यम किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हुए। मुन्नू बोला, चल भाई अंदर चलकर छुप जाते हैं। अबे पगला गए हो का? अबे सरकारी साइट है ये, पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। अबे का सरकारिया, कितनी बार बताए हैं तुमको कि ये हमारी खानदानी साइट है, माहेशमती की साइट, और हम हैं साला माहेशमती के उत्तराधिकारी, समझे? अबे तुम मरवाओगे। अबे यहाँ रहे तो वो भूपी डॉन वैसे ही मार देगा, और अंधेरा है वो अलग। चुपचाप निकल के चलो अंदर, यहीं पर छुप के रात काट लेते हैं।
दूर से आती भूपेंद्र के आदमियों की आवाजों ने सत्यम को मुन्नू की बात मानने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए माहेशमती की रहस्यमयी नगरी की साइट में घुस गए थे। और उस पल ना मुन्नू को यह एहसास हुआ और ना ही सत्यम की नजर पड़ी कि मुन्नू की नानी का दिया हुआ वो पन्ना जो मुन्नू हमेशा अपने पास रखता था, उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी थी। माहेशमती के साम्राज्य की तरफ बढ़ते समय मुन्नू नहीं जानता था कि वो उस जादुई दुनिया की तरफ दौड़ रहा था जहां से उसके लिए वापस लौट के आना नामुमकिन होने वाला था। मुन्नू और सत्यम जमीन में हुई खुदाई में लगी सीढ़ियों से होते हुए माहेशमती के खंडरों में पहुंच गए थे। मुन्नू बोला, ये माहेशमती साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर कुंदनगढ़ था, सोने का शहर। मुझे नानी ने बताया था। और ये जो सिक्का है ना, ये वहीं से निकला है। सत्यम ने चारों तरफ देखा और उस विशाल कक्ष में उसको सोने का एक धागा भी नहीं दिखाई दिया। कुंवर सा, हमें तो यहाँ सिर्फ मिट्टी और सूखा गोबर ही दिखाई दे रहा है। सत्यम मुन्नू की बात का मजाक उड़ा ही रहा था कि उसकी नजर मुन्नू की पैंट पर पड़ी। अबे, तुम्हारी जेब में से सुनहरी रोशनी निकल रही है बे। सत्यम की बात सुनकर मुन्नू ने अपनी जेब की तरफ देखा और उसकी नजर उस पन्ने पर पड़ी जो उसकी पैंट में पड़ा चमक रहा था। मुन्नू ने उस पन्ने को निकाला और कहा, अबे, नानी ने कहा था कि एक दिन जरूर ये पन्ना हमें रास्ता दिखाएगा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, सामने भागो। मुन्नू थोड़ा हैरान हो गया और बोला, तुमने आवाज सुनी? डर से जमे सत्यम की शक्ल देख के समझ आ रहा था कि उसने भी यह दृश्य आवाज सुनी थी। सामने भागो। फिर से वही आवाज आई। मुन्नू और सत्यम घबरा के उस पन्ने को देखने लगे जिसमें सामने की तरफ दौड़ने का संकेत दिख रहा था। अगले ही पल गोली चली और उन दोनों ने देखा कि भूपेंद्र और उसके आदमी वहां पहुंच चुके थे। दोनों ने आओ देखा ना ताओ, बस भागते चले गए। एक के बाद एक वो पन्ने से आ रही आवाज उनको रास्ता बताती गई और आखिर में वो दोनों एक बंद दरवाजे के सामने आकर रुक गए। सत्यम बोला, इसे खोलेंगे कैसे? तभी मुन्नू ने उस दरवाजे के बीच में एक छेद देखा और उसे कुछ देर ध्यान से देखता रहा। और फिर अगले ही पल उसने जेब से वो सोने का सिक्का निकाला और उस छेद में लगा दिया। अगले ही पल वो विशाल काय दरवाजा खुला। मुन्नू और सत्यम भाग के उस दरवाजे के पार आ गए। उस कमरे में हजारों ताबूत थे और वो कमरा पूरा सोने का बना हुआ था। मुन्नू बोला, अबे ये तो। तभी सत्यम बोला, सोने का शहर कुंदनगढ़ है। तभी पीछे से गोली चली। मुन्नू चिल्लाया, अबे डॉन भूपी को हमारे साम्राज्य के बारे में पता लग गया है। वो हमसे हमारा सोना छीन लेगा। तभी उस पन्ने से आवाज आई, ताबूत संख्या 666 में लेट जा अभी। बिना सोचे समझे मुन्नू ताबूत नंबर 666 की तरफ भागा। उसके वहां पहुंचते ही उस ताबूत पे रखा कई सौ किलो का संगमरमर का पत्थर अपने आप ही हट गया। मुन्नू उस ताबूत में लेट गया। वो ताबूत अपने आप ही बंद हो गया। लेकिन सत्यम को किसी भी ताबूत में भागने का संकेत नहीं मिला था। भूपेंद्र और उसके आदमी उस कमरे में पहुंच चुके थे और अब सत्यम की गर्दन पर उनका चाकू था। ताबूत नंबर 666 के अंदर मुन्नू लेटा था एक कंकाल के साथ। एकदम से उस कंकाल की आंखों के गड्ढों में एक नीले रंग की रोशनी जलने लगी। इससे पहले कि मुन्नू कुछ करता, वो कंकाल मुन्नू को अपनी बाहों में भर चुका था। भूपेंद्र के आदमियों ने जब वो ताबूत खोला तो ताबूत खाली था। हैरान सत्यम हड़बड़ाते हुए बोला, बाबा हाथीराम चौधरी अंतर्ध्यान हो गए, लौट गए वो पाताल में। मुन्नू को वो कंकाल समय की सीमा के पार ले जा चुका था। जब मुन्नू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो जेल की काल कोठरी में है। पल भर के लिए तो वो घबरा गया। ये हम कहां आ गए? हम यहां कैसे आए? ये क्या जगह है?
मुन्नू ने जेल की खिड़की के बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर आसमान में एक ड्रैगन उड़ रहा था और तब मुन्नू के मुंह से निकले वो शब्द, हम माहेशमती में हैं। उसको हैरान होता देख काल कोठरी के बाहर खड़ा एक सैनिक बोला, महेंद्र, अब बहुत देर हो चुकी है। ये पागल होने का ढोंग करके तू बचेगा नहीं। कल तुझे फांसी होकर रहेगी। फांसी? मुन्नू ये शब्द सुनकर लड़खड़ा गया था। वो समय में 5432 साल पीछे आ गया था फांसी पर लटकने के लिए। ये क्या हो रहा था? कैसे मुन्नू समय में पीछे लौट आया था और वहां उसे फांसी क्यों दी जा रही थी? क्या मुन्नू वापस अपने समय में लौट पाएगा या माहेशमती का होकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रोमांच और तिलिस्म से भरी माहेशमती के वीर मुन्नू की होश उड़ा देने वाली कहानी, माहेशमती की महागाथा। ये पागल होने का ढोंग करके तू बचेगा नहीं। कल तुझे फांसी होगी। मुन्नू समय की गहराइयों से होता हुआ 5432 साल पीछे माहेशमती के साम्राज्य में आ पहुंचा था और सीधा लैंड किया था उसने फांसी के फंदे पर। सैनिक की बात सुनकर मुन्नू हैरान होते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो बे? अबे हमें यहाँ आए हुए 2 मिनट नहीं हुए और हमारे नाम पे केस भी हो गया, फैसला भी सुना दिया गया और हमको फांसी की सजा भी दे दी गई। साला, अगर यहाँ का कानून इतना सुपर फास्ट हो जाए तो ये जगह थाईलैंड ना हो जाए। मुन्नू की बड़बड़ सुन के वो सैनिक गुस्से में बोला, थाईलैंड? दूसरी भाषा में गाली दे रहा है? अबे थाईलैंड गाली नहीं है, स्वर्ग है, स्वर्ग। मुन्नू की बकबक सुन के उस सैनिक को गुस्सा आ गया और उसने अपनी कमर पे बंधी तलवार निकाल ली। कुछ अलग सी थी वो तलवार। म्यान से बाहर आते ही वो आग सी धधकने लगी। लाल रंग की आग उस तलवार के चारों तरफ जल रही थी। अरे भाई साहब, ये का जलवा है बे? कौन सा केमिकल लगाया तलवार पे? सोडियम है? हमने भी 11वीं और 12वीं की साइंस में बहुत से लोगों को फर्जी जादू दिखाया है। मुन्नू की बात सुनकर उस सैनिक ने काल कोठरी का दरवाजा खोला और तलवार लेके मुन्नू की तरफ बढ़ने लगा। मुन्नू अब समझ गया था कि सैनिक की तलवार से वो अग्नि निकलना कोई केमिकल की तरकीब नहीं थी, बल्कि जादुई शक्ति थी। बाहर आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन, दूर दिख रहे सोने के गुंबद, यहां सैनिकों के पास ऊर्जा शस्त्र थे। माहेशमती साम्राज्य के बारे में बताई नानी की सारी बकवास सच साबित हो रही थी। बस उन्होंने ये कभी नहीं बताया था कि उससे माहेशमती में फांसी होगी। लाल ऊर्जा में तप रही तलवार को देख के गला सूख गया था मुन्नू का। मुन्नू को घबराया हुआ देखकर सैनिक रुक गया। मुन्नू एक पल को रुका और अपनी हिम्मत बटोरते हुए उसने पूछा, हमें किस जुर्म में फांसी की सजा दी जा रही है? मुन्नू का यह सवाल सुन के कुछ पल के लिए वो सैनिक मुन्नू को घूरता रहा और फिर बोला, भूल गए? 2 लाख चांदी के सिक्कों की चोरी करी है तुमने। क्या 2 लाख? अबे इतना पैसा तो हमने उस दुनिया में भी नहीं देखा था। हैरान मुन्नू बुदबुदाते हुए काल कोठरी के कोने में लगे बिस्तर पर जाकर बैठ गया और वो सैनिक काल कोठरी से बाहर जाकर फिर से पहरा देने खड़ा हो गया। तभी मुन्नू को अचानक से कुछ याद आया। उसने अपने शरीर को देखा। उसका शरीर उसका नहीं था। उसकी हाइट पहले से बड़ी थी। उसकी मसल्स किसी पहलवान के जैसी हो गई थी। मुन्नू हैरानी से अपने शरीर को देखे जा रहा था। ये क्या चल रहा है बे? ये हमारी बॉडी जॉन के जैसी कैसे हो गई? बिना अंडा प्रोटीन खाए बॉडी बिल्डर कैसे बन गए हम? और तभी मुन्नू को एक आवाज आई, मुन्नू, स्वागत है तुम्हारा माहेशमती में। यह आवाज सुन के मुन्नू एकदम से बिस्तर से उछल गया। यह वही आवाज थी जो उस पन्ने से आई थी और जिसकी बात मानते हुए वो यहां पहुंच गया था। अबे कौन हो तुम? सामने आओ, मुंह दिखाई तो करो, नहीं तो देख लेना बाद में बहुत चप्पल मारेंगे हम तुमको। मुन्नू की आवाज सुन के वो पन्ना हंसा और बोला, जुबान नहीं, दिमाग चलाओ।
अपनी जेब में देखो। हड़बड़ाते हुए मुन्नू ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में उसकी नानी का दिया हुआ वो मायावी पन्ना उसके पास था। मुन्नू ने झटके से वो मुड़ा हुआ पन्ना खोला और उससे बोला, अबे ये क्या चल रहा है? ये कौन बात कर रहा है पन्ने से? पन्ना बात कर रहा है पन्ना से। पन्ने से आवाज आई, अबे किस चीज का पन्ना हो तुम? आम का? हाँ नहीं, ब्रह्मांड का, जो सबसे शक्तिशाली ग्रंथ है, जिसे परम वेद कहते हैं। मैं उसका पहला पृष्ठ हूं। पृष्ठ? हाँ, और तुम्हारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए पन्ना। पन्ना जी, देखिए, हम एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हैं। हम कप्तानगंज में मैप ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। आप हमें 5000 साल पीछे नेविगेट करके ले आए हैं। 5000 नहीं, 5432। ठीक है 5432 साल पीछे ले आए हैं। अब राइट टर्न कीजिए और हमें वापस सत्यम के पास ले चलिए, नहीं तो कल सुबह हमें यहाँ फांसी हो जाएगी। वो काम मैं नहीं कर सकता। वापस तो आपको 21वां पृष्ठ ले जाएगा। अच्छा, तो वो पृष्ठ मिलेगा कहाँ? वो तो आप ही को ढूंढना होगा। अबे यार, ये सही है। डेट पे तुम लाओ, बिल हमसे भरवाओ। पन्ना जी, आप हमें वापस ले चले, नहीं तो हम बता रहे हैं, हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। परम वेद के पृष्ठ अलग हो सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हो सकते। अच्छा, अब कागज भी साला हमको टशन दिखाएगा? हाँ, मुन्नू ने तैश में आके उस दिव्य पन्ने को फाड़कर उसके टुकड़े जमीन पर फेंक दिए। बंदा हो या पन्ना, अकड़ ना औकात के अनुसार ही दिखानी चाहिए। मुन्नू ने अपनी बात पूरी कही भी नहीं थी कि अगले ही पल उन सभी टुकड़ों के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो सभी टुकड़े हवा में उठ गए और आपस में जुड़ गए। परम वेद का पहला पृष्ठ फिर से अपने रूप में आ चुका था। ये क्या हो रहा है? पन्ना जी, प्लीज अब आप ही बताएं, कल की फांसी से कैसे बचना है? मुन्नू ने पूछा, लेकिन अब पन्ने पे ना तो कुछ लिखा हुआ आया और ना ही कोई आवाज आई। पन्ने ने मुन्नू से बात करनी बंद कर दी थी। मुन्नू कुछ देर पन्ने को देखता रहा और फिर धीरे से बोला, हेलो हेलो पन्ना जी। लगता है पन्ना जी बुरा मान गए। कोई बात नहीं, बनता भी है। उसके बाद मुन्नू उस खाली पन्ने को हाथ में लिए कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब मुन्नू की आंख खुली तो उसके चेहरे पे ठंडी हवा के झोंके लग रहे थे। वो काल कोठरी में नहीं था, खुले आकाश में था। लेकिन जब मुन्नू की आंख पूरी तरह खुली तो उसे यह एहसास हुआ कि वो हजारों फुट ऊपर माहेशमती के आसमान में था। पैरों और हाथों में बेड़ियां डाले वो एक विशालकाय बाज के ऊपर बंधा हुआ था, जो कि उसे लेकर जा रहा था माहेशमती साम्राज्य की राजधानी कुंदनगढ़। सामने दिख रही सोने की इमारतों को देखकर मुन्नू इस राज्य को पहचान गया था। सोने के इस शहर की बहुत सी कहानियां सुनी थी मुन्नू ने अपनी नानी से। कुछ ही देर में वो बाज एक बहुत बड़े युद्ध क्षेत्र में उतर चुका था और फिर मुन्नू खड़ा था माहेशमती साम्राज्य के राज दरबार में। एक शाही सिंहासन लगा हुआ था युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच, जिस पर बैठा हुआ था लंबा चौड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसे देखकर मुन्नू के मुंह से निकला, मगाधीश। मुन्नू ने अपनी नानी की कहानियों और उन चित्रों से जो उसे नानी ने दिखाए थे वहां के राजा को पहचान लिया था। सैनिक बेड़ियों में बंधे मुन्नू को राजा के सामने लेकर आ गए। मुन्नू ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। उस युद्ध क्षेत्र के चारों तरफ एक शाही कवच पहने कुछ अलग से दिखने वाले सिपाहियों का पहरा था और उनके पीछे बैठी थी माहेशमती की जनता। महेंद्र सिंह विद्रोही। जैसे ही राजा के सामने खड़े एक आदमी ने यह नाम लिया,
मुन्नू वहां देखने लगा। विद्रोही? अपना सरनेम तो दोषी था। तुम पर आरोप है कि तुमने अपने चाचा सोमेश देव के साथ मिलके अपने बाज राका की मदद से 2 लाख चांदी के सिक्कों की चोरी करी। वो सिक्के जिन्हें राजा के शाही खजाने में जमा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे चाचा सोमेश देव की थी। जब चांदी से भरी गाड़ी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, तब एक धमाका हुआ। गाड़ी के चारों तरफ चल रहे सभी सुरक्षा कर्मी नदी में गिर गए, लेकिन सोमेश देव को कुछ नहीं हुआ। फिर पानी में गिरे सुरक्षा कर्मियों के बयान के अनुसार उन्होंने एक विशाल बाज को वहां से चांदी के सिक्कों से भरा संदूक लेकर उड़ते हुए देखा, और बाज पे सवार योद्धा का हुलिया बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तो बताओ महेंद्र सिंह, कुछ याद आया? अपने ऊपर लगे आरोप सुनकर मुन्नू ने नजरें घुमाकर सबसे पहले अपने चाचा को देखा और उसके बाद राजा मगाधीश को, जो अभी काफी गुस्से में थे। मुन्नू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। ना तो वो अपने चाचा को पहचान पा रहा था और ना ही अपने बाज को। महेंद्र सिंह विद्रोही, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? मुन्नू कुछ देर खड़ा सोचता रहा और फिर एकदम से बोला, मिलॉर्ड। राजा चौंक कर बोला, क्या? हमारा मतलब है महाराज, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। यह टाइम क्या होता है? मुन्नू धीरे से बोला, वही जो हमारा खराब चल रहा है। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। वो दरअसल हम महाराज को देखकर थोड़ा नर्वस आ गए थे, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे महाराज से बात करने की। महाराज, हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम साबित कर देंगे कि हम निर्दोष हैं। मुन्नू की बात सुनकर वो योद्धा बोला, महाराज, फांसी के डर से लगता है ये पागल हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। महाराज, बहकी बातें नहीं कर रहे हम। देखिए, भारत के संविधान में लिखा है कि हम जैसे बेगुनाह को, जिसे घंटा नहीं पता कि वो कहां है, उसे कम से कम 2 जन्मों की बेल मिलनी चाहिए, और हम गरीब तो आपसे बस 2 दिन की बेल मांग रहे हैं। महेंद्र सिंह, तुम फैसला कर लो, तुम्हें किसी पेड़ की बेल चाहिए या फिर 2 दिन की मोहलत? महाराज, मोहलत 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 चाहिए हमको। हम निर्दोष हैं। हमारी सच्चाई हमारी आंखों में झांक कर देखिए। आपको आपकी माँ का सच्चा बेटा, आपकी बहन का अच्छा भाई, आपकी बेटी का बाप, यानी कि हमारी आंखों में आपको खुद आप ही दिखेंगे। क्या मतलब? मतलब ही है ये दुनिया महाराज, मतलब ही। इसीलिए हमें मौका दीजिए ये ढूंढने का कि किस मतलबी ने अपने मतलब के लिए हमें और हमारे मासूम चाचा और राका को बेमतलब में फंसा दिया। राजा मुन्नू की बात सुनकर कुछ हैरान हो गया था। वो कुछ सोचकर बोला, तुम चुप हो जाओ और कुछ मत बोलो। हम तुम्हें 24 घंटों की मोहलत देते हैं। तुम कल दिन में जहां चोरी हुई थी वहां जाओगे और वहीं इन शक्ति योद्धाओं के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर देना। अगर इन्हें यकीन हो गया कि तुम बेगुनाह हो तो ठीक है, नहीं तो सेनापति, इसका सर काट के इसे वहीं उस पुल से ब्रह्मपुत्र में फेंक देना। जहां एक तरफ मुन्नू ने 24 घंटे की मोहलत हासिल कर ली थी, वहीं माहेशमती के तीसरे सबसे बड़े साम्राज्य कांस्य नगरी के राजमहल में 2 लोग बात कर रहे थे और वो काफी परेशान थे। रात के अंधेरे में दोनों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से एक बोला, ये कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकता है? तुम्हें यकीन था कि वो वही है? हाँ भाई, मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। वो वही है, वही शक्ल, वही आंखें, वही तेवर, वही दिमाग। लेकिन शायद उसे कुछ याद नहीं है। दूसरे ने जवाब दिया। पहला बोला, हाँ, तो इससे पहले कि उसे कुछ याद आए, इससे पहले कि वो हमारे और माहेशमती की बर्बादी के बीच आए, इससे पहले कि वो मुझे दुनिया के सभी 9 आयामों का देवता बनने से रोके, खत्म कर दो माहेशमती के वीर को। अपनी लपलपाती जबान और तिकड़म के टैलेंट से 24 घंटे की जिंदगी हासिल करने वाले मुन्नू को कोई अंदाजा भी नहीं था
कि वो कितने बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बनने वाला था। वो तो फिलहाल जेल की कालकोठरी में बंद उस पन्ने को अपने हाथ में लिए बैठा था। पन्ना जी, गलती हो गई, मदद कर दो। बड़ी मुश्किल से उस राजा से 24 घंटे मिले, हमें वापस भेज दो। पर उसके लिए हमें पहले इस जेल से निकलना होगा। तभी पन्ना बोला, ऐसा मत करना, नहीं तो फंस जाएगा। पन्ना जी, देखो, हमने ना आपकी अब तक सारी बातें मानी है। आप बस हमारी एक बात मान लो। सबसे पहले हमें यहां से बाहर निकालो, आगे जो आप बोलो वो कर लेंगे। पन्ने पर कुछ देर तक कुछ लिखा हुआ नहीं आया। फिर अचानक से उस पन्ने के अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और वो आवाज भी गूंजी, आज रात 12 बजे तुझे इस जेल से भागना है। पन्ने की आवाज सुनते ही मुन्नू खुशी से उछल पड़ा और जोश से बोला, रात के अंधेरे में माहेशमती का मुन्नू पहले इस जेल को तोड़ेगा और फिर वापस अपने समय में निकल जाएगा। तभी एक सैनिक आकर मुन्नू से बोला, तुमसे मिलने कोई आया है। हैरान मुन्नू जैसे ही काल कोठरी के बाहर अपने गेस्ट को मिलने आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने शाही यूनिफॉर्म पहने खड़ा था सत्तू। आखिर सत्तू वहां कैसे पहुंचा? कौन है वो लोग जो लेना चाहते हैं मुन्नू की जान? और कैसे 2025 का मुन्नू है 6000 साल पुरानी माहेशमती का वीर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रोमांच और तिलिस्म से भरी माहेशमती के वीर मुन्नू की होश उड़ा देने वाली कहानी, माहेशमती की महागाथा।